आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण के नोट्स जो कि घटना चक्र के बनाए हुए हैं। ये फास्ट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं एक बार। पर्यावरण एवं सतत विकास, ये है इसका पहला टॉपिक। पर्यावरण से अभिप्राय है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं। पहला है भौतिक या अजैविक संगठक, इसके अंतर्गत आते हैं स्थल, वायु, जल। दूसरा है जैविक संगठक जिसके अंतर्गत आते हैं पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और तीसरा है ऊर्जा संगठक जिसके अंतर्गत आते हैं सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वन, जल, खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड के लेखक हैं W.M. एडम्स और इसका प्रथम संस्करण आया था 1990 में। आगे देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारत संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक NGT का गठन किया गया है। अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण। दूसरा प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। और तीसरा है निर्धनता को घटाना। Rio+20 सम्मेलन क्या है? Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा, Rio+20 सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास से संबंधित है और ये संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था जून 2012 में। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में 10वीं वर्षगांठ और 2022 में 30वीं वर्षगांठ
आयोजित होगी इनकी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0000005%, मीथेन 0.00017% गैसें पाई जाती हैं। वायु एक मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। पेड़ पौधे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। ये वायु को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं, न कि ये वायु प्रदूषण का कारण है। शोर का अवशोषण विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से और जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, श्वसन, दहन, किरणों और विघटन आदि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित अथवा योगदान करते हैं। पर्यावरण अपकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। पर्यावरण अपकर्षण प्राकृतिक या मानव जनित होता है। अपक्षय का विचार संबंधित है। चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। असंतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नीतल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। सुनामी महासागरीय नीतल पर भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क प्रमाण पत्र प्रारंभ किया है। किसके लिए? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क प्रमाण पत्र प्रारंभ किया है, जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। पलाचीमाड़ा, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है केरल के पलक्कड़ जिले में। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति है।
मिश्र सस्यन, मिश्र सस्यन, मिक्स एग्रीकल्चर, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी कर, पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने EPA 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण के गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, अपशमन के उपाय करें। वन नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रत्यक्ष रूप से तथा औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कथन दिया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। और इसका आंसर है दोनों ही, ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। साथ ही जलप्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स वे हैं जो जल में दलदली भूमि में या तो तालाबों के किनारे पाए जाते हैं एग्जाम्पल वाटर लिलीज, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मासानोबु फुफुका। पारिस्थितिकी अगला टॉपिक है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया 1935 में A.G. टॉन्सले ने। इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू हिम भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है जो आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। यह जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण है जिसमें वे रहते हैं। ये IAS 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। इकोसिस्टम में जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें किसी निश्चित स्थान क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, इकोसिस्टम जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। दूसरा, इकोसिस्टम एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी संरचना 3 मूल संगठकों से होती है। पहला, ऊर्जा संगठक, जैव यानी बायोम संगठक और तीसरा अजैविक या भौतिक संगठक। चौथा, ES यानी इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। छठा, किसी भी इकोसिस्टम का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। डीप इकोलॉजी अर्नीज नेस 1973 में, पारिस्थितिकी निशे जोसेफ ग्रीनले 1917 में इसे माइक्रो हैबिटेट भी कहा था। वन तालाब झील प्राकृतिक परितंत्र हैं। वन तालाब झील प्राकृतिक परितंत्र हैं जबकि बगीचा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र हैं।
एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। पारिस्थितिकी पदचाप या पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता या जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक जनसंख्या वृद्धि उस परितंत्र पर दबाव डालेगी और अत्यधिक वृद्धि उस तंत्र के विफल हो जाने के कारण भी बन सकती है। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। जलीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, पहला स्थलीय इकोसिस्टम और दूसरा जलीय इकोसिस्टम। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय इकोसिस्टम का विस्तार है। वन्यजीव संरक्षण, वर्षा जल प्रबंधन, वन रोपण, जैव मंडल भंडार, वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार है। पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन, लकड़ी काटना है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनता इसके गौण कारणों में है। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। सर्वहारी ओमनिवोरस को इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 4 स्तर हैं। पहला पोषण स्तर 1 आधार पोषण स्तर। स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक होते हैं इसमें, जैसे पौधे। दूसरा है 2 प्राथमिक उपभोक्ता, जहाँ पे घास खाने वाले जानवर आते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, मृग आदि, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तीसरा पोषण स्तर है 3 द्वितीय उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं। और पोषण स्तर 4 में शीर्षस्थ उच्चतम पोषण स्तर होते हैं जो कि सर्वहारी होते हैं। अपघटक डिकम्पोजर्स उपर्युक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय संगठक हैं वनस्पति, जीवाणु, जानवर। वायु जीवीय संगठक नहीं हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो जीवीय संगठक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। जीवित संगठकों में सामान्यतः शामिल होते हैं उत्पादक, एग्जाम्पल पौधे, उपभोक्ता, एग्जाम्पल जानवर और मनुष्य, और अपघटक, एग्जाम्पल कवक एवं जीवाणु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। कवक फंगस, जीवाणु बैक्टीरिया, ना कि वायरस। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसे फफूंद, जीवाणु, कुटबी या बरूथी, गोल क्रिम, प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हिरण शाकाहारी प्राणी हैं, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता हैं। चींटी अपघटक डिकम्पोजर की श्रेणी में आती है। बाघ मांसाहारी प्राणी हैं तथा लोमड़ी सर्वहारी प्राणी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। समुद्री
खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे उत्पादक घटक हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है इन्हें। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, जिसमें कि घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और सर्प जो है वह तृतीय उपभोक्ता है। आहार श्रृंखला का सही क्रम इस तरीके से है। डाइटम जो कि स्वपोषित, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता है, हैरिंग मांसाहारी उपभोक्ता है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम सभी निर्जीव एवं सजीव घटकों से आबाद व निर्मित एक विशेष जैविक समुदाय है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। यह सीधा मतलब इस तरीके से पिरामिड होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में पाया जाता है। यह पर्यावरणीय आतंकवादी संकट माना जाता है। बायोनॉमिक्स जैव वानिकी, बायो मतलब है जीव व जीवन, नॉमिक्स मतलब नियम, लॉ। बायोनॉमिक्स मतलब हुआ जीवन के नियम। यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तालाब, दलदल, झील, जलाशय, आर्द्रभूमि इत्यादि। स्थिर जल के आवास लैक्टिक आवास के अंतर्गत आते हैं जहाँ पे जल स्थिर होता है। बहते जल के आवास को लोटिक, बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। जैसे नदी लोटिक आवास का उदाहरण है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, समुद्र है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर, समुद्र है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई पादप संरक्षण के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई और पेड़ नहीं काटने दिया। जल प्रबंधन, वनरोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रपा को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चक्र को जैव रासायनिक भूचक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं।
पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म, पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। सही कथन। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में सही कथन। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? तो इसका कारण है किसी समुदाय का समय के साथ भौतिक वातावरण में रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण होती है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में रात्रि के समय व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आगमन को विनियमित रेगुलेटेड किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है, ओनली रेगुलेटेड है। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित यानी कि रेगुलेट किया गया है। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम ई.जी. ट्रांसले स्वपोषित संगठक ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट हैं। वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। परपोषित संगठक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। वियोजक डिकम्पोजर सूक्ष्मजीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता वाल्टर जी रॉसन ने दिए हैं। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। यह किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। जैव विविधता के नाश ह्रास का कारण है प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वन क्षेत्र, वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकीकरण और अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी, औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देना, प्राकृतिक वास का नाश,
आवासीय विनाश, जैव विविधता निम्न माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जीव विविधता, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020 को वर्ष 2010 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्ताव संख्या 65/161 एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। मध्य व्यवधान परिकल्पना सिद्धांत के अनुसार व्यवधान के मध्यवर्ती स्तर पर जैव विविधता अत्यधिक बढ़ जाती है। पोषण स्तरों की कम संख्या जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है जिनके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जैसे पौधों को प्राणी खाते हैं तथा स्वयं इन प्राणियों को अन्य प्राणी खाते रहते हैं। इस तरह कई पोषण स्तरों का निर्माण होता है। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति के संक्रमण से पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन क्षेत्र है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों, वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवासों में कमी। नॉर्थ ईस्ट की झूम खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। इसमें वनों का नाश हुआ है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। एनबीए जैव चोरी को रोक सकता है। एनबीए जैव चोरी को रोक सकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए तथा या भारत में अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। सिबकथॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। यह भारत के लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, जे&के, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ एवं कांटे भी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषधि निर्माण, पोषण पूरकता ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ आदि हेतु इस्तेमाल किया जाता है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुगंता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। लद्दाख में इसके फल का जूस भी पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक होता है। शीत मरुस्थल नियंत्रण हेतु यह आदर्श पौधा है। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगने की क्षमता रखता है। यह विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका तेल कॉस्मिक विकिरण से बचाव करता है। ऊर्जावान बनाए रखने के लिए भी प्रयोग होता है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है डिक्लोफेनेक सोडियम
एक साधारण दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग जानवरों गौ पशु द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया है। वह पक्षी है डोडो। यहाँ पे है फ्लाइंग फॉक्स, ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, इंडियन फ्लाई फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। डुगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी मरीन मैमल है जो विलोपन की कगार पर है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। इन्हें सी काऊ भी कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में निवास करती है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यह संरक्षण संगठकों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है जिसके विश्व भर में 119 भागीदार 119 भागीदार हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने दी 1988 में। हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने दी 1988 में। हॉटस्पॉट ऐसे स्थलों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा, सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालयन श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र का भाग है। जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, भूमध्य सागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हैं। विश्व के 35 स्थल सूचीबद्ध हैं। जैव विविधता के हॉटस्पॉट को जाति बहुतायता, स्थानिकता, आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। 379 फीट ऊंचा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं हैं, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है और यह पशु है भारतीय वन्य गधा कक्ष का रन का प्राकृतिक आवास है। कक्ष का रन इसका प्राकृतिक आवास है। ब्रह्मणी नदी और वैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भीतरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भीतरकनिका वन्य जीव तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। शंख नदी उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सीमा के पास के राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल में मिल जाने के बाद इसका नाम ब्रह्मणी हो जाता है। वैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा पहाड़ी से होता है जो उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो।
अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो तो वह प्रजाति विलुप्त मानी जाती है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीश, आनुवांशिक भिन्नता की कमी और ब्रॉड नीश किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रॉड नीश किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पे साइट है कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह एक IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। साइट्स जो है वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है इसमें शामिल हुए हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। आगे है सिंह पुच्छी वानर दक्षिण भारत स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसका प्राकृतिक आवास नहीं है। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। मेकांक लायन टेल्ड मेकाक, सिंह पुच्छी वानर। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस, स्लेटी टिटहरी, सोशिएबल लैपविंग, और इंडेंजर्ड में आते हैं रेड पांडा, सुनहरे लंगूर, हुलॉक गिब्बन, एशियाई जंगली कुत्ते। वल्नरेबल में आते हैं कस्तूरी मृग, एशियाई वन्य गधा। लीस्ट कंसर्न में आते हैं मरुस्थलीय बिल्ली। ये हमेशा ही डाटा अपडेट होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग खुद को अपडेट रखेंगे। करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं ये मोस्टली। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, जम्मू और कश्मीर का राज्य पक्षी है ये। उड़ने वाली गिलहरी, भारत के साथ यह रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती है। यह भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में देखी जाती है। इनकी कुल 7 जातियों में से 6 भारत में पाई जाती है। हिम तेंदुआ समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिम तेंदुए की उपस्थिति मिली है। चीता 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। 1952 में भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, इसलिए चीता भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन, चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट्स में गिलहरियाँ, स्क्विरल्स, छछूंदर, मस्टरेट, रेट्स और चूहे रेट्स, मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। इन सबको जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब ये शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घटता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो हाइबरनेशन के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यह अवस्था वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों प्रकार के प्राणियों में पाई जाती है। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को हाइबरनेशन कहते हैं, जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। जैव विविधता,
यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। ये गलत है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। ये करेक्ट है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत की आबादी पॉपुलेशन में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इनके वास स्थान हैबिटेट में व्यापक तौर पर कटौती तथा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों एवं मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय यानी कि अत्यधिक उपयोग है। कीटनाशी जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा पक्षियों में पहुंचकर उनके अंडों का समय से पूर्व प्रस्फुटन कर इनकी संख्या में गिरावट लाता है। जैव विविधता के ह्रास का कारण सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार, जबकि जैव विविधता के विकास में बंजर भूमि का वनीकरण सहायक है। सिक्किम के संबंध में सही है। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में से जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिकी संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य हैं पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 12 को यूनेस्को MAB में शामिल किया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा इन सीटू में आता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान इन सीटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। क्रायो बैंक एक्स सीटू, क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास से अलग पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण की 2 विधियां हैं जिनमें जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है। जीवित शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। उष्णकटिबंध के आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम
जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु एवं पादप प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतम अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ के जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतम उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार में। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त स्लो लोरिस बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। रैकून जैसा दिखाई देने वाले रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में। भारत में अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, भारत के अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, एक अंतः सरकारी संगठन नहीं है। यह आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड्स में है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में प्रयोग करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का अनुरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन हेतु उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं।
आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छनने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि 69.22% क्षेत्र, तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र, जबकि शेष सूक्ष्म आर्द्र भूमियों 3.64% के अंतर्गत आते हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं, आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। वैश्विक ऊष्मन प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी और चौथा है लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रिंजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। सुंदरबन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। फर्स्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये होती है 2200 ग्राम वर्ग मीटर और सेकंड है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 1200 ग्राम वर्ग मीटर। तीसरा है टैगा 880 ग्राम। फोर्थ है प्रेरी 600 ग्राम। पांचवा है गहरे सागर नगण्य। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में यहाँ पे जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन दिया हुआ था, तो ये गहरे सागर में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में 2200 ग्राम वर्ग मीटर। यहाँ पे औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। इसको देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन में 2000, शीतोष्ण कटिबंधीय वन में 1000 और उष्ण कटिबंधीय सवाना में 700। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश में 500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है। जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार हैं इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, चौथा है विश्व विरासत अभिसमय और उसके बाद मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए वनारोपण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है जो शुद्ध वातावरण एवं जलवायु पहली प्राथमिकता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। प्रायद्वीपीय भारत में प्लीस्टोसीन हिमयुग में हिमानीकृत हुआ, परिणाम स्वरूप हिमनद के अपर्दन और निक्षेप द्वारा कई नए स्थल रूपों का विकास हुआ। पूर्व निर्मित स्थल रूपों में परिवर्तन तथा सुधार हुए, सागर तल में महान परिवर्तन हुए, स्थल भागों में अवतलन तथा उत्थान हुए तथा सागरीय जीव भी पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए। अगर किसी क्षेत्र का CAN-SAT आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा 1 सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। साधारण मैना पशुओं के पीछे पीछे चलती है और उनके चलने के कारण उड़ने वाले कीड़ों को अपना आहार बनाती है।
पेंटेड स्टॉक चित्रित बलाक हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। ये प्राय ताजे पानी के स्थलों के निकट निवास करते हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन काली गर्दन वाला सारस तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियों, मेढक, अनाज आदि कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। जैव मूल एस्फाल्ट, बायो एस्फाल्ट डामर एस्फाल्ट का विकल्प है जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, शीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट बायो एस्फाल्ट नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है।